हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSOE1 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन? डिस्कस इट्स सोशल इम्प्लीकेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एजुकेशन का कमोडिफिकेशन का मतलब क्या है, यानी जब शिक्षा को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, न कि एक सामाजिक अधिकार के रूप में। हमें इसके सामाजिक प्रभाव भी बताने हैं, जैसे असमानता, कमर्शलाइजेशन और शिक्षा के उद्देश्य में बदलाव। आंसर। इंट्रोडक्शन। कमोडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक कमोडिटी यानी बाजार में खरीद बिक्री होने वाली वस्तु बना देना। जब एजुकेशन का कमोडिफिकेशन होता है तो शिक्षा एक सामाजिक सेवा के बजाय एक बिजनेस बन जाती है। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दौर में ये ट्रेंड और बढ़ गया है। आप स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज एक बिजनेस मॉडल पर चल रहे हैं जहां प्रॉफिट और कंपटीशन पे ज्यादा फोकस होता है, ना कि लर्निंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नेचर ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन को एक प्रोडक्ट के रूप में बेचा जाता है और स्टूडेंट्स को कस्टमर्स माना जाता है, यूज हाई कमोडिफिकेशन कहते हैं। इंस्टीट्यूशंस फीस बढ़ाकर और फैसिलिटीज को पैकेजेस के फॉर्म में बेचकर अपना ब्रांड बनाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स इस मॉडल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, इंडिया में प्राइवेट कोचिंग जैसे एलन, बायजूस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे एमिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इस ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। 2. कमोडिफिकेशन के रीजंस। नियोलिबरल पॉलिसीज। 1990 के बाद गवर्नमेंट ने एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, फंडिंग कम कर दी। ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन यूनिवर्सिटीज और ग्लोबल कंपटीशन ने एजुकेशन को एक इंटरनेशनल बिजनेस बना दिया। टेक्नोलॉजी का रोल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सरा और उडमी ने एजुकेशन को एक पेड सर्विस बना दिया। एम्प्लॉयबिलिटी और स्टेटस। लोग एजुकेशन को नौकरी और स्टेटस के लिए करते हैं, नॉलेज के लिए नहीं। 3. सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ कमोडिफिकेशन। ए. असमानता में वृद्धि। अच्छी एजुकेशन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास पैसा है। गरीब और बैकवर्ड सेक्शंस पीछे छूट जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी गिरती जा रही है। बी. मूल्यों की गिरावट। एजुकेशन का मकसद ऐप कैरेक्टर और सोसाइटी डेवलपमेंट से ज्यादा अर्निंग और प्लेसमेंट हो गया है। टीचर स्टूडेंट रिलेशन ट्रांजैक्शनल हो गया है। सी. कमर्शियल लर्निंग कल्चर। कोचिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज अपने एडवर्टाइजमेंट से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। कोर्सेज ऐसे डिजाइन होते हैं जो मार्केट के हिसाब से हो, ना कि नॉलेज के हिसाब से। डी. सामाजिक न्याय का नुकसान। एजुकेशन जो इक्वालिटी का टूल था, अब इनइक्वालिटी का मीडियम बन गया है। क्लास डिवाइड बढ़ता जा रहा है क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन महंगा हो गया है। एग्जाम्पल, इंडिया में नीट और IIT कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हाई फीस और कंपटीशन ने रूरल और पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। 4. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। मार्क्सिस्ट व्यू। मार्क्सिस्ट्स कहते हैं कि कमोडिफिकेशन कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा है जो रिच और पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फंक्शनलिस्ट व्यू। फंक्शनलिस्ट्स कहते हैं एजुकेशन सामाजिक एकता के लिए होता है, लेकिन कमर्शलाइजेशन ने इस रोल को कमजोर कर दिया है। ह्यूमनिस्ट व्यू। पाउलो फ्रायर। एजुकेशन एक लिबरेशन का टूल होना चाहिए, ना कि मार्केट के कंट्रोल का। कंक्लूजन। एजुकेशन का कमोडिफिकेशन एक बड़े सामाजिक चैलेंज के रूप में उभार कर आया है। जब शिक्षा एक अधिकार से बढ़कर एक प्रोडक्ट बन जाती है तो सामाजिक न्याय और इक्वालिटी दोनों खतरे में आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट और समाज मिलकर एजुकेशन को एक पब्लिक गुड बनाए रखें, जहां हर व्यक्ति को एक्सेस और क्वालिटी दोनों मिल सके। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Let's see the next question. Question 7. Examine the role of private sector in the field of professional education. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट और लॉ के क्षेत्र में क्या रोल निभाता है। हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को डिस्कस करना है, जैसे एक्सेस, क्वालिटी, फीस और एम्प्लॉयबिलिटी पर इसका असर। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब है ऐसी शिक्षा जो स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक करियर्स के लिए तैयार करती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या मैनेजर बनना। प्राइवेट सेक्टर उन संस्थानों को कहते हैं जो सरकारी नहीं है पर प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद से प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बहुत तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इस आंसर में हम प्राइवेट सेक्टर के विकास, योगदान, चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. प्राइवेट सेक्टर का विकास और विस्तृत योगदान। तेज वृद्धि। 1991 के बाद से प्राइवेट कॉलेजेस ने हाई और प्रोफेशनल एजुकेशन में बड़ा योगदान दिया है। डाटा के अनुसार आज इंडिया के लगभग 75% इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस प्राइवेट है। वृद्धि के कारण सरकारी इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी लिमिटेड है। स्टूडेंट्स जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चाहते हैं। गवर्नमेंट ने सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। एग्जाम्पल, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे राज्यों में 1990 के दौरान प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत बढ़ गई। 2. प्राइवेट सेक्टर के योगदान। एक्सेस में वृद्धि। प्राइवेट कॉलेजेस ने ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल एजुकेशन के मौके दिए, खासकर अर्बन एरियाज में। इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें मॉडर्न फैसिलिटीज, अपडेटेड सिलेबस और इंडस्ट्री टाई अप्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट फोकस। MBA, BTech और BBA जैसे कोर्सेज जॉब मार्केट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। रिसर्च और ग्लोबल लिंक्स। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे MIT, VIT और मणिपाल ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन किया है। एग्जाम्पल, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ISB, हैदराबाद एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। 3. चैलेंजेस और आलोचना। कमर्शियलाइजेशन और हाई फीस। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट के लिए चलते हैं, जिससे फीस बहुत बढ़ जाती है। क्वालिटी का अभाव। कई प्राइवेट कॉलेजेस में क्वालिफाइड टीचर्स और रिसर्च फैसिलिटीज नहीं होते। इनइक्वालिटी। गरीब और रूरल स्टूडेंट्स इन कोर्सेस को अफोर्ड नहीं कर पाते। रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। UGC और AICTE जैसे बॉडीज सभी इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं कर पाती। एग्जाम्पल, कई लो क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में बैंड हो गए क्योंकि प्लेसमेंट्स और एजुकेशन क्वालिटी बहुत लो थी। 4. सरकार की नीतियां और भविष्य। रेगुलेटरी स्टेप्स। NAAC और NBA जैसे एक्रेडिटेशन बॉडीज क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल एजुकेशन। बायजूस, कोर्सरा जैसे प्राइवेट एडटेक कंपनीज प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने में मदद कर रही है। सुधार की जरूरत। एडमिशन और फीस में ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी एश्योरेंस और अकाउंटेबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर। कंक्लूजन। प्राइवेट सेक्टर ने प्रोफेशनल एजुकेशन को विस्तार दिया है और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने में योगदान दिया है। लेकिन इसके साथ हाई कमर्शियलाइजेशन और इनइक्वालिटी के इश्यूज भी हैं। इसलिए जरूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की जहां गवर्नमेंट रेगुलेशन और प्राइवेट इनोवेशन दोनों मिलकर एजुकेशन को इंक्लूसिव और हाई क्वालिटी बना सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Discuss the major concerns of educational reforms in SAARC countries. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि सार्क देशों जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान में शिक्षा सुधारों, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के सामने कौन से बड़े चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं। हमें एक्सेस, क्वालिटी, फंडिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज पर फोकस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन एक ऐसी पावर है जो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को बदल सकती है। सार्क रीजन के अधिकांश देश डेवलपिंग है और यहाँ शिक्षा सुधार का उद्देश्य है सबको शिक्षा उपलब्ध कराना, लिटरेसी बढ़ाना और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। लेकिन कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण ये उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते। इस आंसर में हम इन देशों के शिक्षा सुधार से जुड़े मुख्य मुद्दों को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. शिक्षा तक पहुंच में असमानता, इनइक्वालिटी इन एक्सेस। शहरी और ग्रामीण अंतर।
सार्क देशों में रूरल एरियाज में स्कूल्स की कमी, कम टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे भारत और नेपाल में रूरल स्कूल्स में रिसोर्सेज बहुत कम है। जेंडर डिस्पैरिटी, कई देशों में लड़कियों की शिक्षा अभी भी एक चैलेंज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फीमेल लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है। गरीबी का प्रभाव, गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजते हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश में देखा जा सकता है। 2. एजुकेशन की क्वालिटी और टीचर ट्रेनिंग। आउटडेटेड करिकुलम, कई देशों में सिलेबस पुराना है, जहां रोते लर्निंग पर ज्यादा फोकस है, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर कम। टीचर की कमी, अच्छे और ट्रेन्ड टीचर्स की कमी सबसे बड़ा इशू है। टीचर स्टूडेंट रेशो भी बहुत हाई है। असेसमेंट सिस्टम, एग्जाम सिस्टम मेमोराइजेशन पर आधारित है, जिससे लर्निंग आउटकम्स वीक होते हैं। 3. आर्थिक और पॉलिसी संबंधी चुनौतियां। लो बजट एलोकेशन, सार्क देशों का एवरेज एजुकेशन बजट जीडीपी का 4% से कम है, जबकि यूनेस्को ने 6% रेकमेंड किया है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की कमी, पॉलिसीज अच्छी होती है लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन वीक होती है। जैसे भारत में सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम्स में कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखी गई है। फॉरेन एड पर निर्भरता, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे देश फॉरेन एड पर डिपेंडेंट है, जिससे पॉलिसी स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। 4. टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस। डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस की कमी के कारण रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग से वंचित रह जाते हैं। लैंग्वेज और करिकुलम डाइवर्सिटी, सार्क रीजन में अलग अलग भाषा और कल्चर के कारण इंक्लूसिव करिकुलम बनाना मुश्किल होता है। ग्लोबल कंपटीशन, देश अपनी एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल जॉब मार्केट के हिसाब से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। 5. राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। एजुकेशन पर प्रभाव, टेररिज्म और पॉलिटिकल अनरेस्ट जैसे फैक्टर्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में स्कूल्स बैंड होने का कारण बनते हैं। माइग्रेशन और रिफ्यूजी इशू, वॉर और वायलेंस के कारण बच्चों की पढ़ाई अक्सर अधूरी रह जाती है। कंक्लूजन, सार्क देशों में शिक्षा सुधार के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस है इनइक्वालिटी, लो क्वालिटी, कम फंडिंग और राजनीतिक अस्थिरता। पॉलिसीज बनाई जा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग वीक है। इन देशों को मिलकर एजुकेशन को एक राइट के रूप में लेना चाहिए और रीजनल कोऑपरेशन से सस्टेनेबल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Outline the strategies adopted by Indian government to fulfill its commitment towards education for all. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन फॉर ऑल के गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स शुरू किए। हमें ये भी समझाना है कि इन स्टेप्स ने एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल और इक्वल बनाने में कैसे मदद की। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन फॉर ऑल एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसका उद्देश्य हर बच्चे, युवा और व्यक्ति को गुणवत्ता वाली शिक्षा देना है। भारत में ये विचार संविधान के आर्टिकल 21A के साथ जुड़ा हुआ है, जो 6 to 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार देता है। सरकार ने इस गोल को पूरा करने के लिए कई बड़े कदम उठाए, जैसे कि पॉलिसीज, रिफॉर्म्स और प्रोग्राम्स जो इंक्लूसिवनेस और क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन 2002 के 86 अमेंडमेंट के जरिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 45 और 46 ने स्टेट को फ्री एजुकेशन और बैकवर्ड क्लासेज के अपलिफ्टमेंट के लिए इंस्पायर किया। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (NPE) 1986-1992 सबके लिए एजुकेशन, समानता और क्वालिटी पर जोर दिया गया। एग्जाम्पल, NPE 1986 के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ, जिससे हर प्राइमरी स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज दी गई। 2. यूनिवर्सल एजुकेशन के मुख्य प्रोग्राम्स। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में शुरू हुआ। इसका एम था हर बच्चे को स्कूल तक लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और टीचर्स को ट्रेन करना। इसमें गर्ल्स और SC/ST बच्चों के इंक्लूजन पर खास ध्यान दिया गया। एनरोलमेंट और अटेंडेंस में बड़ा सुधार आया। मिड डे मील स्कीम 1995। गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री लंच देने से अटेंडेंस बढ़ा और बच्चों में न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ।
गरीब फैमिलीज के बच्चों ने स्कूल जाने लगना शुरू किया। नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 15 to 35 साल के लोगों के लिए लिटरेसी कैंपेन चलाया गया जिससे एडल्ट इलिटरेसी कम हुई। 3. डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनल ग्रुप्स के लिए स्कीम्स। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। बैकवर्ड एरियाज की लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम्स। विकलांग और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल सपोर्ट और ट्रेनिंग। जेंडर इक्वालिटी स्कीम्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम्स ने लड़कियों के एजुकेशन रेट बढ़ाए। एग्जाम्पल, SSA और KGBV के बाद गर्ल्स एनरोलमेंट में खास बढ़ोतरी हुई। 4. रीसेंट रिफॉर्म्स और NEP 2020 के स्टेप्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020-2030 तक 100% GER अचीव करने का लक्ष्य। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 to 6 साल के बच्चों के लिए। निपुण भारत मिशन 2021 फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर फोकस। डिजिटल लर्निंग के लिए दीक्षा स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स। समग्र शिक्षा अभियान 2018 SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन को एक प्लेटफॉर्म पर मिलाकर होलिस्टिक एजुकेशन का विजन दिया गया। कंक्लूजन, इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन फॉर ऑल के मिशन के लिए लगातार नए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज शुरू किए हैं। SSA से लेकर NEP 2020 तक हर कदम इंक्लूसिवनेस, इक्वालिटी और क्वालिटी पर बेस्ड है। आप भी कुछ चैलेंजेस है, लेकिन इन इनिशिएटिव्स ने भारत को यूनिवर्सल एजुकेशन के गोल के करीब पहुंचा दिया है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।